दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राहुल गांधी जी के क़यादत में या उनके नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में कांग्रेस की जानिब से निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ख़ास तौर से हमने यही टाइटल दिया है कि उसकी कुछ यादें हम अपने सामने रखते चले। ये यात्रा भारत की हिस्ट्री में, भारत के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने वाली यात्रा रही। तारीख इसको बिल्कुल भुला नहीं सकती है। इसकी कुछ बहुत सारी यादें हमारे सामने हमेशा आती रहेगी। मैं मोटाई दो बातें यहाँ पर बयान करना चाहता हूँ जो राहुल गांधी ने इस यात्रा के दौरान और इसके बाद में अपने एहसासात को बयान करते हुए, वैसे तो इन्होंने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इस यात्रा के दरमियान में की, लेकिन दो बातें और दो नताइज उससे निकाले। एक बात तो वो जो भारत जोड़ो यात्रा यानी इस यात्रा का पहला हिस्सा था, जिसमें कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के उन्होंने पैदल सफ़र किया और हज़ारों और लाखों लोगों ने उनके साथ में जुड़ते चले गए। उसमें उन्होंने अपना एहसास बयान करते हुए ये कहा कि पहले मैं भारत को दूर से देखता ज़रूर था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस भारत के लोग कैसे हैं, ये क्या चाहते हैं। लेकिन इस यात्रा में मुझे बहुत करीब से समझने का मौका मिला। मैंने एक एक फ़र्द को समझने की कोशिश की, एक एक मकाम पर जाकर भारत को बहुत करीब से देखा है। फिर उन्होंने बताया कि भारत में दो भारत बसते हैं। एक भारत तो वो है जो चकाचौंध है, यानी शहरी इलाका, सिटीज़ पर डिपेंड होता है जो भारत, जिसकी चकाचौंध, जिसको हम शाइनिंग इंडिया भी कह सकते हैं। और दूसरा वो भारत जो ग्रामीण इलाके में बसता है, देहातों में बसता है, रूरल इलाका इसका है। और उस भारत को भी करीब से देखा और उन्होंने नतीजा निकाला कि इस भारत के अंदर मैंने क्या देखा। यहाँ पर मैंने हर जगह, चाहे कन्याकुमारी से कश्मीर हो या फिर बाद में न्याय यात्रा के नाम से निकाली जाने वाली उत्तर पूर्व से फिर नीचे की तरफ वो यात्रा थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के नाम से, मैंने देखा कि यहाँ के अवाम के अंदर, यहाँ की जनता के अंदर एक टैलेंट है। यहाँ की जनता स्किल्ड है और इनमें तरह तरह की सलाहियतें हैं। उन्होंने छोटे छोटे कारीगरों की मिसाल दी। वो गैराज के लोगों से जुड़े रहे, वो कारपेंटिंग से काम करने वालों से जुड़े रहे, वो खेती किसानी करने वालों से जुड़े रहे, वो यहाँ तक के ड्राइवर्स के साथ में भी उन्होंने लाइफ गुजारी। छोटे छोटे शख्स के बारे में उन्होंने कहा कि इनके हाथों में स्किल्ड है। लेकिन ये है कि इतने बड़े देश में इतने बड़े रिसोर्सेस जो इन स्किल्ड पर्सन को सही काम दे सकते हैं और हमारा देश विकसित देश बन सकता है। लेकिन ये हुआ है, नतीजा जो उन्होंने निकाला कि इस देश की पूरी पूंजी, इसकी पूरी दौलत इन स्किल्ड पर्सन के पास में नहीं है, बल्कि 1% लोगों के पास में 70% लोगों की दौलत सिमट कर आई है। ये इशू उन्होंने हर तरफ बयान करना शुरू कर दिया और इसका नतीजा ये निकला कि इन्हें दिन ब दिन रिस्पांस मिलता गया और आखिर में उन्होंने खुलकर अडानी और अंबानी का जिक्र किया कि दो पूंजीपति, और ख़ास तौर से इस तरह के 2-5 पूंजीपति इस हिंदुस्तान पर छाए हुए हैं। और इस भारत जोड़ो यात्रा से जो स्टडी उन्होंने की, उसके बाद उन्होंने ही अपना एहसास बयान किया कि उसके बाद हमने महसूस किया कि इस देश के लोगों को न्याय की ज़रूरत है। उसके दूसरे पहलू पर गौर करते हुए मैंने ये समझा कि इस हिंदुस्तान की 87% आबादी जो ओबीसी, एसटी, एससी, माइनॉरिटी, इन पर आधारित है। और अपर क्लास, जनरल कैटेगरी के भी गरीब लोग जोड़ दिए जाए तो 87% है और 87% को उनका हक नहीं मिल रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम जनगणना करेंगे। जनगणना पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया। कहा कि यूपीए के दौर में 2010 में जनगणना हुई थी, उसके बाद से इस देश के अंदर जनगणना नहीं हुई है। और जनगणना इसलिए ज़रूरी है कि जिसकी जितनी संख्या होगी उसके हिसाब से हम उनकी भागीदारी रखेंगे। उन्होंने मिसाल पेश की कि पूरे देश को, सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत चलने वाले ब्यूरोक्रेट्स में, पूरे देश को चलाने वाले 90 ब्यूरोक्रेट्स अगर है तो उसमें 3 से 4 सिर्फ बैकवर्ड क्लास के हैं, बाकी सब अपर क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने मीडिया के ऊपर भी इशारा करते हुए कहा कि इसके सारे ओनर अपर क्लास के हैं। लेकिन ये
न्याय का तकाजा है कि यहाँ की अवाम को बराबर बराबर का दर्जा मिले। तो ये इंसाफ की बात जो उन्होंने की है कि हम सबकी हिस्सेदारी इसमें रखेंगे। यहाँ हम कुछ याद दिलाना चाहते हैं कि इस न्याय यात्रा के तहत आपने जो कैलकुलेशंस किए हैं उसमें माइनॉरिटीज़ का भी हिस्सा जो आपने बताया है, आपके जहन में 15-16% होगा, लेकिन हम ये समझते हैं कि इस देश में 2% रखने वाली माइनॉरिटीज़ को भी बहुत कुछ हासिल है। यानी सिखों का जिक्र अगर किया जाए, हमारे सिख भाइयों को बहुत कुछ जो है इस मुल्क के अंदर हासिल है। ईसाई भी यहाँ पर 2% है, मुस्लिम से यहाँ पर सही देखा जाए तो 16-17% है। तो अभी हमें ये देखना होगा कि एक मजबूत अपोजिशन जिसके तहत ये भी पॉसिबल है कि मौजूदा हुकूमत गिर जाए और सत्ता जो है इनके हाथ में आ जाए, तो क्या ऐसे में ये उस पूरे न्याय पत्र को जो इन्होंने पेश किया था ध्यान में रखेंगे? ये देखने वाली बात होगी। बात तो इस मौजू पर बहुत की जा सकती है, लेकिन हम मुख्तसरन एक हल्का सा खाका पेश करना चाहते थे जो हमने पेश कर दिया। शुक्रिया।